नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने हमारे समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। 2012 का दिल्ली केस। देखिए, ये सिर्फ एक भयानक अपराध नहीं था, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। मतलब एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक घटना ने हमारे कानूनी और सामाजिक ढांचे में क्या-क्या बदलाव किए। अब कानूनी कारणों और निजता के पूरे सम्मान की वजह से इस भयानक त्रासदी का शिकार हुई उस लड़की का असली नाम हमेशा गोपनीय रखा गया, लेकिन मीडिया और हम सब ने उन्हें एक नाम दिया, निर्भया। निर्भया यानी जो निडर हो, जिसे कोई खौफ ना हो। समय के साथ ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये पूरे देश के लिए अदम्य साहस और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने का एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा नाम जो आज भी उस व्यवस्था से सवाल करता है जो अपने ही नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही थी। तो चलिए अब घटना और उसके विवरण पर एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले उन तथ्यों को समझना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगर हम घटनाक्रम को देखें तो 16 दिसंबर 2012 की उस रात एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली में एक प्राइवेट बस में सफ़र कर रही थी। उसी चलती बस में ये पूरी बर्बर घटना घटी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बेहद अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। चोटें इतनी गहरी और जानलेवा थीं कि तमाम कोशिशों के बावजूद 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में निर्भया का निधन हो गया। इसके बाद देश में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। साल 2013 में ही एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुना दी थी। और फिर कई अपीलों और याचिकाओं के लंबे दौर के बाद आखिरकार 20 मार्च 2020 को बचे हुए चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। इस पूरे जघन्य अपराध में कुल 6 लोग शामिल थे। जी हां, 6। घटना के बाद जब देश भर में भारी आक्रोश फैला तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया में यह बात सामने आई कि इनमें से एक आरोपी उस समय नाबालिग था, तो कानून के हिसाब से उसे रिमांड होम यानी सुधार गृह भेज दिया गया। एक अन्य मुख्य आरोपी ने ट्रायल के दौरान ही जेल के अंदर आत्महत्या कर ली और बाकी जो 4 आरोपी बचे थे उन पर कड़ा मुकदमा चला, जिसका नतीजा उन्हें दी गई फांसी की सजा के रूप में हम सबके सामने आया। इस गहरी त्रासदी के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि पुराने तरीके अब और नहीं चलेंगे। आइए देखते हैं कि न्याय की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए। दबाव और जरूरत को देखते हुए व्यवस्था में 4 बड़े सुधार किए गए। सबसे पहले जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई ताकि आपराधिक कानूनों में जरूरी बदलावों का सुझाव दिया जा सके, और इस कमेटी ने रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट दी। दूसरा बड़ा कदम था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पास करना। तीसरा, महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई में देरी न हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। और अंत में महिलाओं की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने निर्भया फंड की शुरुआत। अब इन सभी सुधारों में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 असल में गेम चेंजर साबित हुआ। इसने किया क्या? दरअसल इसने बलात्कार की कानूनी परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया और सजा को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया। और सबसे अहम बात, पहली बार एसिड अटैक, किसी का पीछा करना यानी स्टॉकिंग, और छिपकर ताक झांक करना यानी वॉयरिज्म, इन सबको स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। ये कानून उन बड़ी कमियों का सीधा जवाब था जिन्हें इस एक घटना ने बुरी तरह बेनकाब कर दिया था। इस घटना ने सिर्फ कानून ही नहीं बदले, बल्कि देश में कई बड़े बदलावों की नींव भी रखी। इसने हमारे पूरे सिस्टम की उन कमजोरियों को उजागर कर दिया जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। जो सबसे गंभीर कमियां सतह पर आईं वो वाकई डराने वाली थीं। सबसे पहला, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा की भारी कमी। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था की ढिलाई और गश्त की कमजोरियां भी साफ साफ दिख गईं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो सीधे हमारी सोच से जुड़ा था वो है महिलाओं के प्रति समाज का हानिकारक नजरिया, और अंत में सार्वजनिक परिवहन का पूरी तरह से असुरक्षित होना। सच कहूं तो इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक माहौल बना दिया था जहां एक नागरिक की सुरक्षा पूरी तरह से फेल हो गई। इस घटना का समाज पर जो गहरा प्रभाव पड़ा उसने एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। चलिए इसे समझते हैं। आपको याद ही होगा कि घटना के तुरंत बाद देश के हर कोने में किस तरह का भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। सड़कों पर एक जनसैलाब आ गया था,
जिसमें हर उम्र, हर वर्ग के लोग शामिल थे। इन प्रदर्शनों ने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बहुत ही उग्र बहस छेड़ दी। इसका असर ये हुआ कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा अब सिर्फ अखबार के किसी पन्ने की खबर नहीं रह गई थी। ये पूरे देश का सबसे अहम और प्राथमिक सामाजिक मुद्दा बन गई। ऐसा लगा मानो पूरे देश की सोई हुई अंतरात्मा अचानक जाग गई हो। अब समय आ गया है कि हम इसके सकारात्मक परिणामों और सीमाओं का आज के संदर्भ में निष्पक्षता से मूल्यांकन करें। आखिर हम आज कहाँ खड़े हैं? देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और हमें दोनों को ध्यान से देखना होगा। सकारात्मक तरफ देखें तो अब हमारे पास पहले से कहीं अधिक सख्त कानून है, न्याय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारी मशीनरी की गंभीरता भी बढ़ी है। लेकिन कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। इतनी सख्ती और जागरूकता के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध आज भी पूरी तरह से रुके नहीं हैं। जमीनी स्तर पर इन कानूनों का पालन आज भी हर जगह एक जैसा नहीं है। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है समाज की गहराई तक बैठी हुई मानसिकता। महिलाओं को देखने का जो रूढ़िवादी नजरिया है ना, उसे बदलने में दुर्भाग्य से बहुत लंबा समय लगता है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो 2012 का ये मामला केवल एक जघन्य अपराध नहीं था। ये भारत में महिलाओं की सुरक्षा और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक घटना ने पूरे देश को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा, इसके साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हमारे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारे समाज ने वास्तव में सम्मान और सुरक्षा का वो स्तर हासिल कर लिया है जिसकी इस निर्णायक क्षण ने मांग की थी? कानून तो बदल गए हैं, लेकिन क्या हर सड़क, हर बस और हर कोना पूरी तरह सुरक्षित हो गया है? क्या हमारी सोच पूरी तरह बदल गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर आज भी सोचने की जरूरत है।